नमस्कार, मैं हूं ओम दत्त। आज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं हैदराबाद से विश्वविख्यात न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार। इनसे हम जानेंगे न्यूरोरोग से जुड़ी जटिलताओं, उनके लक्षण और उनके उपचार के बारे में। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार ओम दत्त जी। जुबली हेल्थ लाइव विद ओम दत्त में आपका बहुत बहुत स्वागत है। One of the youngest qualified as a neurologist, डॉक्टर सुधीर कुमार की बड़ी उपलब्धि ये है कि इन्होंने कम उम्र में यानी 28 साल में ही न्यूरोलॉजिस्ट की विशेषज्ञता हासिल कर ली थी। डॉक्टर सुधीर कुमार ने वर्ष 1989 से लेकर 2001 के दौरान क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर से एमबीबीएस, एमडी और न्यूरोलॉजी में डीएम की डिग्री ले ली। भिन्न भिन्न प्रकार के न्यूरोलॉजिकल रोगियों के उपचार का इनके पास 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर कुमार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 120 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने देश में पहला ईईजी एटलस ऑफ इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी इन एडल्ट एंड चाइल्ड का भी प्रकाशन किया है। डॉक्टर कुमार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में एक नियमित वक्ता भी हैं। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल वेल्लोर में लेक्चरर और कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में काम करने के बाद डॉक्टर सुधीर कुमार वर्तमान में 2004 से अब तक अपोलो अस्पताल जुबली हिल्स हैदराबाद में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पर भारत के विभिन्न हिस्सों के साथ मध्य पूर्व और अफ्रीका में भी इनकी ख्याति है। तो सर, सबसे पहला सवाल कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और इसमें ऐसा कौन सा विकार आ जाता है कि माइग्रेन, ब्रेन स्ट्रोक, मिर्गी, अल्जाइमर जैसे तमाम न्यूरो के रोग पैदा होते हैं। और एक सवाल इसे जुड़ा हुआ और कि क्या प्रारंभिक अवस्था में यदि रोग का पता चल जाए तो इसका पूरी तरह से इलाज संभव है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे बारे में अच्छी बातें बताई दर्शकों को, और ये बहुत अच्छी बात है जी। और जैसा कि आपने पूछा कि हमारे न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम में ऐसा क्या होता है जिससे इतनी सारी बीमारियां हो जाती है, तो सबसे पहला तो ये मैं कहना चाहूँगा कि सबसे जो हमारा जटिल जो ऑर्गन है या सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम ही है। और उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व्स, ये सब मेन पार्ट्स उसमें आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्रेन हमारा है, हर चीज़, हर काम मतलब ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमारे हार्ट बीट और या हमारा सांस लेने का जो सेंटर है, या भूख लगना या प्यास लगना, सोना, उठना, जागना, मतलब बॉडी के सारे फंक्शंस ब्रेन से ही कंट्रोल होते हैं। और ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो कि कभी रेस्ट नहीं लेता है। आप सोचें कि जब हम सो रहे होते हैं तब ब्रेन आराम कर रहा होता है, वो सही नहीं है। नींद के टाइम में भी ब्रेन काम करता रहता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो भी हम कुछ सीखते हैं और उसे हमें याददाश्त में लाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी कंसोलिडेशन, तो वो याददाश्त नींद के टाइम में ही ज्यादा होता है। तो मतलब सबसे, और ब्रेन का जो नर्व्स होता है काफी मतलब नाजुक भी होता है। अगर उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाए या ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए, या फिर शरीर में जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है या हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो बहुत सारे चीज़ों का प्रभाव ब्रेन पे पड़ता है। स्ट्रेस का प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे चीज़ जो है ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। और आजकल एक्सीडेंट्स हैं, इंजरीज हैं, सो इन्फेक्शन भी ब्रेन में पहुंच सकते हैं। तो जितने भी ऑर्गन, जितने भी ये रीजन्स हैं, इनके कारण ब्रेन की विभिन्न बीमारियां भी हो सकती हैं। जी। और अगर सर पहले ही पता चल जाए कि हमें क्या रोग हो रहा है
तो क्या इसका पूरी तरह से इलाज संभव है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर बीमारी हमें हो जाए और उसका इलाज करना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम में जो पार्ट हमारा डैमेज हो गया, उसको वापस नहीं ला सकते। 8 साल की उम्र के बाद अगर छोटे बच्चे में हो जाए तो रिकवर कर जाता है, लेकिन बड़ों में नहीं होता। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बीमारी को होने से पहले ही रोक सकें, या अगर बीमारी शुरू हो, तो शुरुआत में उसका डायग्नोसिस करके और उसका इलाज कर सकें। तो ये तभी संभव है जब हम बीमारी के सिम्पटम्स को समझेंगे और जनरल पब्लिक के बीच में उस सिम्पटम्स को हम रखेंगे। और एक अच्छा चीज़ ये भी है कि जी, नर्वस सिस्टम में हमें मतलब टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जनरली आप देखेंगे किसी को थायरॉइड का पता करना होता है तो ब्लड टेस्ट कराइए, या हार्ट का बीमारी तो इकोकार्डियोग्राम कराइए। लेकिन ब्रेन में, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे मिर्गी हो, चाहे ब्रेन स्ट्रोक हो, अगर हम सिम्पटम्स के बारे में जानते हैं, लक्षण के बारे में जानते हैं, तो उसका डायग्नोसिस हम कर सकते हैं और उसी के साथ-साथ इलाज भी स्टार्ट कर सकते हैं। इलाज हम स्टार्टिंग में शुरू कर दें, तो फिर जी। काफ़ी हद तक कंप्लीट क्योर पॉसिबल है। सर, ब्रेन हैमरेज और ब्रेन स्ट्रोक, ये दोनों ऐसा लगता है जैसे दोनों एक जैसे हैं। तो इनमें फ़र्क क्या है कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है और इसके लक्षण क्या हैं? इस आपने एक बहुत अच्छी, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बीमारी से बात, अच्छी तो नहीं बोल सकते, बहुत इम्पोर्टेंट बीमारी से आपने बात शुरुआत की है। और ब्रेन स्ट्रोक जो है हमारे मतलब जो 3 सबसे कॉमन बीमारियाँ हैं, जिससे कि मौत आ सकती है या फिर डिसेबिलिटी हो सकती है, उसका अटैक, कैंसर और एक ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो ब्रेन स्ट्रोक का मतलब है कि एक मतलब सबसे कॉमन सिम्पटम है पैरालिसिस या पक्ष, जिसको बोलते हैं लकवा। तो उसमें 2 टाइप का ब्रेन स्ट्रोक होता है। एक आपने बोला हेमरेज, तो उसमें क्या होता है, खून की नली ब्रेन में वो बर्स्ट कर जाती है। सबसे कॉमन, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बीपी हाई हो जाए, तो उसके कारण ब्लड जी, वेसल रप्चर कर सकता है। और कभी-कभार लोग खून पतला करने की दवाइयाँ खाते हैं, जैसे एस्पिरिन है, वार्फरिन है, उसका अगर डोज़ ज़्यादा हो गया तो भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है। और जो दूसरे जी, टाइप का ब्रेन स्ट्रोक होता है उसको बोलते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। उसमें खून का सप्लाई ब्रेन में रुक जाता है, मतलब एक ब्लॉक आ जाती है, ब्लॉकेज, या हाई कोलेस्ट्रॉल से, डायबिटीज़, शुगर हाई होने से, बीपी हाई होने से। तो इस्केमिक स्ट्रोक में खून का सप्लाई रुक जाता है, हेमरेज में ब्लड वेसल रप्चर कर जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं ब्रेन हेमरेज, जिसमें खून ब्रेन में लीक कर जाता है, काफ़ी सीरियस कंडीशन होता है और उसका जल्दी डायग्नोसिस करके और ट्रीटमेंट करें तभी मरीज़ जल्दी ठीक हो सकते हैं। जी। सर, ब्रेन स्ट्रोक से पहले क्या माइनर अटैक के किसी तरह के लक्षण भी आते हैं, जिनसे हम ये पहचान लें कि पहले ही उसका हम इलाज करा सकें? यस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको हम बोलते हैं टीआईए या ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। तो जो मेजर ब्रेन स्ट्रोक होता है उसमें पैरालिसिस होने के बाद 1 घंटा से ज़्यादा तक या 1 दिन से ज़्यादा तक कमज़ोरी रहती है और वो ठीक नहीं होता है। लेकिन उसके पहले 30% लोगों में छोटे-छोटे अटैक्स आते हैं। जैसे उसमें कुछ देर के लिए हाथ काम करना बंद कर दे, कुछ देर के लिए आवाज़ नहीं निकले, या कुछ देर के लिए चेहरा एक तरफ टेढ़ा हो जाए। और वैसा होने के बाद आधे घंटे, 1 घंटे में मरीज़ ठीक हो जाता है। और कितनों को लगता है चलो मैं तो ठीक हो गया, तो शायद ऐसे ही मेरा कुछ प्रेशर पड़ गया होगा उस एरिया पे तो ऐसा हुआ। लेकिन वो बात सही नहीं है। ऐसे लोगों में अगर इलाज हम नहीं करें, तो अगले 1 महीने के दौरान कम से कम 100 में से 30 लोगों को एक मेजर अटैक आ सकता है। तो अगर किसी को ऐसा हुआ कि थोड़ी देर के लिए चेहरा एक तरफ बेंड हो गया हो, या वो बोल नहीं पा रहे हो, या कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के लिए हाथ या पैर कमज़ोर हो गया हो, तो उनको डॉक्टर से मिलके इलाज कराना चाहिए, जिससे कि हम बड़े स्ट्रोक को रोक सकेंगे। सर, देखा जाता है कि जब सर्दी का मौसम आता है, तो दिल की बीमारियों के साथ ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है और मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। तो सर, ऐसा क्यों होता है और हम क्या सावधानी बरतें कि ब्रेन स्ट्रोक होने पर जान बचा सकें अपनी? ये सही है, मतलब ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक में हम 2 तरह का वेरिएशन देखते हैं। एक तो जैसा आपने बताया कि विंटर्स में, जाड़े में थोड़ा ज़्यादा होने का चांस रहता है, और दूसरा अगर आप देखेंगे दिन और रात, तो जो अर्ली मॉर्निंग्स का जो टाइम होता है, मतलब सुबह 3 या 4 बजे से लेके 6 बजे सुबह तक का टाइम, उस दौरान थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। और अच्छा। इसका एग्ज़ैक्ट रीज़न तो हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन शायद ये जो मतलब ब्रेन स्ट्रोक में खून की नली जो है वो सिकुड़ती है, पतली होती है। तो शायद ठंड के मौसम में जो बोलते हैं वेसोस्पाज़म ज़्यादा हो सकता है। और जो सुबह का टाइम है जहाँ अटैक्स ज़्यादा होते हैं उसमें
ये लिंकेज है हार्मोन से या केमिकल से, जो कि ब्रेन के में केमिकल्स निकलते हैं उससे संबंधित होता है। और कभी-कभी ब्लड प्रेशर, लोग क्या करते हैं, मतलब बीपी के लिए दवाइयाँ सुबह खाते हैं, ठीक है? तो अगर आप आज सुबह दवाई खाएँगे तो नेक्स्ट डोज़ अगले दिन मॉर्निंग में होता है। ऑलरेडी जी 20-22 घंटे का फ़र्क हो जाता है, तो अर्ली मॉर्निंग सुबह के टाइम में बीपी थोड़ा हाई भी हो सकता है। तो ये सब रीज़न्स हैं जिससे कि ऐसा स्ट्रोक होने का चांस रहता है। अभी रिसेंट में एक रिसर्च शोध में ये पाया गया कि अगर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लोग रात में खाएँ इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग, तो उससे हम स्ट्रोक और हार्ट अटैक को रोक सकते हैं। और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि अगर स्ट्रोक के सिम्पटम्स को हम पब्लिसाइज़ कर दें, जैसे उसके लिए एक एक एक्रोनिम बोलते हैं फास्ट, FAST। तो F स्टैंड्स फॉर फेस, तो अगर चेहरा किसी का एक साइड की तरफ चले जाए, फिर A स्टैंड फॉर आर्म, तो उसमें अगर अगर हम ऐसा हाथ को आगे रखें और एक साइड का हाथ ऐसा नीचे गिरने लगे, तो अगर मतलब आर्म का वीकनेस हो गया। और S स्टैंड्स फॉर स्पीच, अगर कोई ठीक से बोल नहीं पाए या फिर वो समझ नहीं पाए, तो ये 3 जो मेन सिम्पटम है। और T स्टैंड्स फॉर टाइम, तो उसमें हमें तुरंत रश करना चाहिए नियरेस्ट हॉस्पिटल में, जहाँ की सीटी स्कैन करा के उसका डायग्नोसिस कर सकें। तो अगर हम FAST फास्ट याद रखें, तो स्ट्रोक के सिम्पटम्स हम याद रखेंगे और तुरंत उसका डॉक्टर से मिल सकते हैं फिर। सर, एक मेधा द्विवेदी का एक सवाल आ गया है, और सवाल ये है कि सर, ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है? क्या ब्रेन स्ट्रोक से आवाज भी चली जाती है, और आवाज अगर वापस आएगी कि नहीं आएगी, इन्होंने और क्या एकदम टू द यस, अब एकदम टू द पॉइंट उन्होंने सवाल पूछा है। अभी मैं उसकी ही बात कर रहा था। जो FAST है, उसमें S लेटर स्टैंड फॉर स्पीच। तो आवाज चले जाना ब्रेन स्ट्रोक का एक कॉमन सिम्पटम हो सकता है। और एक और चीज़ होता है, अगर कोई दूसरा आदमी बात कर रहा हो तो आवाज़ को मतलब उसकी भाषा को समझने में ही परेशानी हो सकती है। तो कॉम्प्रिहेंशन और बोलना दोनों ब्रेन स्ट्रोक में जा सकता है। और अगर किसी का आवाज़ चले गया, तो उसमें हमारे पास 4 या साढ़े 4 घंटे का वक़्त होता है। उस वक़्त के दौरान अगर हम एक स्पेशल ट्रीटमेंट दें, जिसे बोलते हैं क्लॉट बस्टर थेरेपी, तो ये कोई नया इलाज नहीं है, मतलब पिछले 25 साल से हमारे देश में भी है, उपलब्ध है। लेकिन दुःख की बात ये है कि 100 में से मात्र 10 मरीज़ ही इस ट्रीटमेंट का फ़ायदा उठा पाते हैं, क्योंकि इसे हम सिर्फ़ शुरू के 4 साढ़े 4 घंटे में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर देरी हो गई, तो फिर पूर्ण इलाज संभव नहीं होता है। तो इसमें है कि बोलते हैं गोल्डन आवर, जैसे ही सिम्पटम शुरू हुआ आप हॉस्पिटल जाएँ, और डॉक्टर वो खुद सीटी स्कैन करके देखेगा कि पेशेंट सूटेबल इसके लिए फिट है कि नहीं। और काफ़ी आसान ट्रीटमेंट है और सेफ ट्रीटमेंट है, तो उससे आवाज़ वापस आ सकती है। अगर नहीं आ पाई, तो फिर उसके बाद बोलते हैं स्पीच थेरेपी। तो आप स्पीच थेरेपी के द्वारा कुछ हफ्ते, कुछ महीने का टाइम लगता है, उसमें फिर इम्प्रूवमेंट आ सकती है। लेकिन कभी-कभी पूरा रिकवरी नहीं होता। सर, अगर मान लीजिए किसी को रात में जैसे या सुबह आ गया, वो गांव के इलाके में पड़ा है, और अस्पताल जाना संभव नहीं है तत्काल, तो उसमें उसको क्या उपाय करना चाहिए कि वो ऐसा क्या करे कि ये चीज थोड़ी सी रिकवर होने की गुंजाइश हो जाए? देखिए, ये तो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। मतलब ऐसी जगह हो जहाँ की कोई सीटी स्कैन भी नहीं है और कोई इलाज भी नहीं है, तो वहाँ पे तो कोई ख़ास स्पेसिफ़िक इलाज तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया कि ब्रेन स्ट्रोक 2 टाइप का होता है, एक हेमरेज और दूसरा इस्केमिक स्ट्रोक। तो हेमरेज में हम एस्पिरिन यूज़ कर नहीं सकते, और इस्केमिक स्ट्रोक में हमें एस्पिरिन यूज़ करना है, ठीक है? तो गाँव में तो यही ट्रीटमेंट पॉसिबल कर सकते हैं। और जनरली 100 में से 70% लोगों को इस्केमिक स्ट्रोक होता है, हेमरेज कम कॉमन है। तो अगर हम जी कम से कम एक अगर सीटी स्कैन भी करा पाए, सिंपल सीटी स्कैन, और उसमें अगर हेमरेज नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है, तो एस्पिरिन की दवाई हम स्टार्ट करा सकते हैं गाँव में भी। लेकिन अगर विदाउट सीटी स्कैन तो कोई स्पेसिफिक दवा का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर, अगर ब्रेन स्ट्रोक किसी को होता है, तो क्या कोई गोल्डन पीरियड, जैसा अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, क्या कोई गोल्डन पीरियड भी होता है कि इतने समय में अगर हम इलाज ले लें तो ठीक हो जाएंगे? जो गोल्डन पीरियड है वो साढ़े 4 घंटे का है। पहले सिर्फ़ 3 घंटे का हुआ करता था। अब नए रिसर्च में साढ़े 4 घंटे तक के अंदर अगर हम वो क्लॉट बस्टर थेरेपी स्टार्ट कर दें, एक दवाई आती है टिश्यू प्लाज़्मिक एक्टिवेटर, टी शॉर्ट में बोलते हैं TPA। वो एक इंजेक्शन होता है जिसे हम हाथ के वेन से वो दवा ब्रेन में जहाँ क्लॉट है वहाँ पहुँचती है और क्लॉट को डिसॉल्व कर सकती है। और कुछ एडवांस्ड केसेज़ में हमें 6 घंटे तक का वक़्त होता है, जहाँ की जैसे हार्ट का हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, वैसे ही इसमें एंजियोग्राम के द्वारा वो वायर लेके और ब्रेन में जहाँ क्लॉटिंग है वहाँ पे वो दवाई देके डिसॉल्व कर सकते हैं। तो समझिए कि मतलब हर घंटा कीमती है, और जितना जल्दी हो सके, अगर ऐसा ऐसा नहीं कि अगर हमारे पास 4 घंटे का वक़्त है, तो दवाई 4 घंटे में ही स्टार्ट करें। अगर उसी मरीज़ को 1 घंटे के अंदर दवाई मिल जाए, तो रिकवरी का चांस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी
पहुंच जाना चाहिए। सर अगर किसी को अगर ये प्रॉब्लम हो गई है तो कितने चांसेस हैं कि वो ठीक हो सकता है, कितना टाइम लग सकता है? देखिए मतलब आज तो हमारे पास लकीली इंडिया में हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं और सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो अगर कोई जी, मरीज़ हॉस्पिटल पहुँच जाता है टाइमली, तो बोल सकते हैं कि 75 टू 80% चांसेस हैं बहुत अच्छे रिकवरी होने के। और जी। वही अगर इलाज ना मिले, तो मात्र 20-30% लोग ही बिना इलाज के या बिना अच्छे इलाज के ठीक हो पाते हैं। तो अच्छे इलाज से 75 टू 80% लोग अच्छा रिकवरी पाते हैं। सर जब किसी को हल्का पक्षाघात होता है तो डॉक्टर विटामिन बी 12 कहते हैं खा लीजिए, तो इसका रोल क्या होता है और ये ऐसा क्यों होता है? और यदि कई साल बाद भी अगर उसी का फेस टेढ़ा हो गया है, तो कई साल हो गया, थोड़ा ठीक हो गया, पूरी तौर पे ठीक नहीं हुआ, तो क्या फिर कोई ऐसी दवा है जो खाने से वो सही शेप में आ सकता है? देखिए, इसमें एक बात तो विटामिन बी 12 का जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, विटामिन बी 12 नर्वस सिस्टम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है और मतलब खून के लिए भी और नर्वस सिस्टम के लिए भी। तो विटामिन जी, बी जो नर्व्स की कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। तो माइलिन को बनाने में बी 12 का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो और विटामिन बी 12 की कमी से बहुत सारी बीमारियाँ होती है ब्रेन में, जैसे एक बोलते हैं डिमेंशिया, उसमें याददाश्त चली जाती है। फिर किसी कंडीशन में स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज आ सकता है, तो चलने में बैलेंस आउट होना और हाथ-पाँव में झनझनाहट आना, तो बहुत तरह के सिम्पटम्स आते हैं। ख़ासकर जो लोग शाकाहारी हैं, क्योंकि शाकाहारी भोजन में बी 12 की मात्रा कम पाई जाती है, तो उनको ये चांस ज़्यादा रहता है। लेकिन जो इवन नॉन-वेज भी लेते हैं, अगर उनके पेट में एंटीबॉडीज़ है, जो कि विटामिन को एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देती, तो उनको भी डेफ़िशिएंसी आ सकती है। तो और ये काफ़ी आसान इलाज करना है। अगर हम विटामिन बी 12 का एक सिंपल ब्लड टेस्ट कराएँ, तो मालूम हो जाता है कि कमी है कि नहीं और उसके टैबलेट्स भी हैं, इंजेक्शंस भी हैं और उससे लोग अच्छा रिकवरी पा सकते हैं। और जो दूसरा पार्ट था कि अगर ब्रेन स्ट्रोक में कुछ कमज़ोरियाँ रह गई हैं, आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा है या हाथ-पैर कमज़ोर है, तो फिर वहाँ पे फिज़ियोथेरेपी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर हम नियमित रूप से फिज़ियोथेरेपी कराएँ, स्पीच थेरेपी कराएँ, तो 3 से 6 महीने के अंदर काफ़ी लोग रिकवर करते हैं और अपना काम करने के लायक हो जाते हैं। बहुत सारे लोग फिर से जॉब को भी जॉइन कर सकते हैं, तो मतलब अच्छे इलाज संभव है। तो सर विटामिन बी 12 अगर फिर ले लिया जाए, एक सामान्य व्यक्ति को जो शाकाहारी है, तो उसको क्या महीने में या 2 महीने, 6 महीने में क्या इसका ले लेना चाहिए विटामिन आपके हिसाब से? विटामिन लेना चाहिए? आई थिंक जैसा मैंने देखा, मैंने विटामिन बी 12 बहुत सारे शोध भी किए हैं पिछले 10-15 सालों में, तो मैंने देखा है कि जितने लोग शाकाहारी होते हैं, कम से कम 75 टू 80% लोगों को बी 12 की कमी पाई जाती है। तो बिना जी, ब्लड टेस्ट कराए भी उसका महीने में अगर वो 10 टैबलेट ले लें, तो फिर उसकी कमी नहीं होती और टेस्ट जी, कराने की ज़रूरत भी नहीं है। इसका एक और रीज़न ये है कि विटामिन बी 12 में कुछ टॉक्सिसिटी नहीं होती, उससे उससे हमारा अगर हम ज़्यादा ले लें मात्रा में, तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। जैसे विटामिन डी अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। लेकिन जी। बी 12 का साइड वो वाटर सॉल्युबल है। अगर हम एक्स्ट्रा अमाउंट ले लें, तो फिर पेशाब के रास्ते वो बाहर निकल जाता है। तो महीने में 10 टैबलेट अगर वो ले लें, तो फिर वो हेल्दी रह सकते हैं। सर क्या कुछ इस तरह के भी संकेत मिले हैं, आप लोग जब शोध करते रहते हैं, कि कोरोना वायरस का असर उन लोगों पर जो कोरोना से संक्रमित हुए थे, उनके मस्तिष्क से जुड़ी कोशिकाओं और प्रणाली को भी क्या वो प्रभावित करने की कुछ गुंजाइश हो रही है? और यदि ऐसा है, तो संक्रमण से ठीक हुए लोगों को किस तरह की सावधानी बरतनी ज़रूरी है? देखिए, ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण सवाल है। आजकल ख़ास के हम देख रहे हैं कोरोना की महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है जी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कोरोना मूलतः मतलब नाक और मुँह से एंट्री करके और लंग्स का निमोनिया और ये चेस्ट इन्फेक्शन, साँस का तकलीफ, ये सब इसके मेन सिम्पटम्स है, बुखार आना। लेकिन जैसा कि आपने पूछा, कम से कम 5 से 10% लोगों को कोरोना मरीजों को नर्वस सिस्टम या ब्रेन की बीमारियाँ भी हो सकती है। और हम भी वो देख रहे हैं और ये एक्यूट फ़ेज़ में भी हो सकती है। जैसे वायरस जो है, वायरस तो मान लीजिए नाक के रास्ते एंट्री किया और हमारा नाक से जो जो स्मेलिंग का जो नर्व्स रहता है, नाक से सीधा ब्रेन के अंदर जाता है और एमआरआई में और इसमें देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को मतलब लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट एक सिम्पटम माना जाता है कोरोना का। और उसका रीज़न ये है कि वायरस जो है सूँघने का जो स्मेल का जो नर्व्स होता है, ओल्फैक्टरी नर्व, उसको डैमेज करता है और उस जी, रास्ते से ब्रेन के अंदर भी एंट्री कर सकता है। और दूसरा, अगर वायरस लंग्स के अंदर है, तो वहाँ खून के रास्ते से भी वो फिर ब्रेन में एंट्री कर सकता है। तो ब्रेन फीवर जिसको हम बोलते हैं
तो ब्रेन या इंसेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस, ये बीमारियां कोरोना पेशेंट्स में मिलती हैं। और दूसरा हम क्या देखते हैं कि जो दूसरे हफ्ता होता है, फर्स्ट सप्ताह में तो वायरस का ही अटैक ज्यादा होता है। दूसरे वीक में कोरोना मरीजों को के ब्लड में एक इन्फ्लेमेशन होता है जिसको बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। तो उस इन्फ्लेमेशन के टाइम में मतलब बहुत सारे मरीजों को जो खून की नली होती है उसमें भी मोटापा बढ़ जाता है, सूजन आती है, जिससे कि ब्रेन स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। और उस दौरान उनको अगर स्टेरॉइड दिया जाए तो काफी इंप्रूवमेंट आता है। और तीसरा जो फैक्टर होता है कोरोना में, वो वायरस में जो पेशेंट्स का खून होता है, खून थोड़ा मोटा हो जाता है, इसको बोलते हैं कोएगुलोपैथी। तो वो क्लॉटिंग का चांस मतलब पैर के वेन्स में, लंग के वेन्स में और इवन ब्रेन के वेन्स और आर्टरीज में बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ब्रेन का स्ट्रोक हो सकता है। तो इसका मतलब डॉक्टर्स को इनकी जानकारी होती है तो वो ये सिम्टम्स को देखते रहते हैं, और जैसे उन्हें डाउट हुआ तो स्कैन करा के फिर एस्पिरिन या फिर वारफारिन जैसी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, हेपारिन जैसी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उसका इलाज कर सकें टाइम पे। और कुछ पेशेंट्स जो पूरा ठीक हो जाते हैं, उनको भी बहुत बार मैंने देखा है कि माइग्रेन जैसे हेडेक्स चलते रहते हैं, बॉडी पेन्स बहुत कॉमन है, जनरलाइज्ड वीकनेस मतलब पूरा बदन कमजोर रहता है। तो फिर वो भी दवाइयों टैबलेट्स के इलाज से और फिर एक्सरसाइज से, धीरे अच्छा खाना खाने से, सोने से उनको काफी रिकवरी मिलती है। सर, एक डॉक्टर राजेंद्र कुमार है, वो ये पूछ रहे हैं कि सर आपने अपने इलाज के दौरान या जो भी आप देख रहे हैं, तो कितने परसेंटेज लोग आपके सामने ऐसे आए जिनको कोरोना हो चुका था और उसके बाद इसका असर आया? देखिए, सबसे पहले मैं एक अच्छा न्यूज़ देना चाहता हूँ। मतलब अगर हम बात करें दिसंबर महीने की, तो हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है। अगर हम बात करें ऐसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीनों की, तो हमारा कोरोना ग्राफ पूरा ऊपर जा रहा था। और हर दिन अगर मैं 30-40 मरीज़ देख रहा हूँ, तो कम से कम 10 या 15 मरीज़ या तो उनको एक्टिव कोरोना था या फिर कोरोना से ठीक हो गए थे और फिर न्यूरो की बीमारियाँ लेके ओपीडी में आ रहे थे। जैसे एक बोलते हैं बेल्स पॉल्सी, तो चेहरा का वायरस मतलब अटैक करने से एक तरफ चेहरा मुड़ जाता है, या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हाथ-पाँव के नर्व्स कमज़ोर हो गए हों, मसल का वीकनेस था, हेडेक था। अब वो जी। नंबर घट के मान लिया अगर मैं 35-40 मरीज़ देख रहा हूँ, तो मात्र 4-5 मरीज़ ही रहते हैं जो कि कोरोना से ग्रसित थे, और वही बोलते हैं मुझे जुलाई में हुआ था, अगस्त में हुआ था। दैट मीन्स जो हमारा जो एक्टिव जो इन्फेक्शन है कोरोना का जो ग्राफ है, दिसंबर में काफ़ी कम हुआ है, और उम्मीद रखते हैं कि नए साल में शायद पूरा खत्म हो जाए जी, हमारे देश से। जी। इसी में सर एक सवाल और छोटा-सा आ गया है कि एक हरीश श्रीवास्तव का सवाल मैं पहले ले लेता हूँ। वो कह रहे हैं कभी-कभी रात में हाथ सुन्न हो जाता है और फिर सहलाने पर नॉर्मल हो जाता है। तो इसका क्या कारण है और इसकी दवा कैसे की जाए? क्या दवा ली जाए? देखिए, एक इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोप्रैक्सिया। जैसे कि अगर कोई जैसे बहुत देर बैठे रहे चेयर पे तो भी उस एरिया का, हाथ पैर का, थाइज़ का नर्व्स नम हो जाता है। तो अगर किसी नर्व पे प्रेशर पड़े और वो कुछ देर के लिए सुन्न हो जाए तो टोटली नॉर्मल है, वो कोई डिज़ीज़ या बीमारी नहीं है। जैसे न्यूरोप्रैक्सिया बोलते हैं, अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये सूनापन घंटों रह जाए, अगर आप सो के उठ गए और फिर 3, 4, 5 घंटे भी अगर सूनापन रह जाए, तो फिर सबसे पहले आप विटामिन बी12 की चेक कराइए। अगर वो कम है तो उससे इलाज हो सकता है। कभी-कभी डायबिटीज़ या थायरॉइड से भी ऐसा हो सकता है, तो अगर वो काफ़ी परेशान कर रहा हो और सिम्पटम्स बहुत देर तक रहें, तो शुगर और थायरॉइड का भी ब्लड टेस्ट करा के देखना चाहिए। सर, एक सवाल और अतुल अग्रवाल पूछ रहे हैं बरेली से कि सर ये दिमाग का कीड़ा, उनका कहना ये है कि जो बंद गोभी होती है, लोग खाने की बात होती है कि वो दिमाग में चल जाता है। तो ये क्या चीज़ है और इसके बाद इसका क्या असर होता है? ज़रा इसके बारे में बताइए। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं टेपवर्म इन्फेक्शन, और जी। इसका टेक्निकल टर्म है न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। तो ये जो टेपवर्म है हमारे प्लेट में रहता है, ठीक है? लोग बोलते हैं कि शाकाहारी लोगों को ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो जो हुँ, वर्म है मतलब जो पोर्क को जो पालते हैं, मतलब पिग को जो पालते हैं, पिग्स में पाया जाता है और फिर उनके मतलब फीसिस स्टूल से खेतों में आ जाता है। तो ये इन्फेक्शन किसी को हो सकता है, जो नॉन-वेज खाता है उसको हो सकता है, जो शाकाहारी खाना खाता है उसको हो सकता है। क्योंकि ये टेपवर्म का अगर एग्स खाने में मिक्स हो गया अगर अनहाइजीनिक फूड के कारण, तो फिर वो पेट में पहुँचता है। 80% टाइम तो पैखाने में बाहर निकल जाता है, लेकिन 20% केसेज़ में खून के रास्ते वो ब्रेन के अंदर पहुँच जाता है। और जब ब्रेन में पहुँच गया तो वहाँ से निकलना असंभव है। तो वहाँ पे वो थोड़ा बड़ा होता है, 1 सेंटीमीटर साइज़ का ही होता है। तो उससे मतलब कभी-कभी हेडेक्स होता है और कभी-कभी मिर्गी जैसी बीमारियाँ होती हैं। लकीली अगर हमारे पास सिम्पटम्स हैं और हम स्कैन करें तो उसको डायग्नोज़ कर सकते हैं, और उसके लिए अच्छी दवाइयाँ हैं, जैसे कि एल्बेंडाज़ोल हैं और मतलब कुछ अच्छी दवाइयाँ हैं, उससे हम उसको पूरा क्योर कर सकते हैं।
उनका क्वेश्चन था कि वो दोबारा हो सकता है कि नहीं, तो बहुत कम चांसेस है। एक बार अगर ठीक हो जाए तो मात्र 2 या 3% केसेस में ही दोबारा होता है। लेकिन सर अभी बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में एल्बेंडाजॉल को मना कर दिया गया है कि ये इफेक्टिव नहीं हो रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, वो शायद गलत न्यूज़ है। मतलब कम से कम जी। मैं तो पिछले 30 वर्षों से उसका यूज़ कर रहा हूँ एल्बेंडाज़ोल का। अच्छा और अच्छा। वो जो जी ब्रांड नेम है ज़ेंटल, काफ़ी फ़ेमस है। और उसका इलाज करना काफ़ी आसान है। अगर आप किसी भी डॉक्टर से मिलेंगे तो 1 से 2 हफ्ते का वो कोर्स रहता है और उससे इलाज कर जी। सकते हैं। लेकिन आप डॉक्टर के सलाह से लेना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी अगर टेपवर्म का कीड़ा जो है अगर ब्रेन में वो मरता है, तो ब्रेन के अंदर सूजन आ सकती है। तो वो अगर डॉक्टर्स के आप संपर्क में रहेंगे तो उस टाइम स्टेरॉइड्स का यूज़ करके सूजन को कम कर सकते हैं। और कभी-कभी स्टार्टिंग के 2-3 दिनों में मिर्गी भी का अटैक दौरा भी आ सकता है। तो अच्छा इलाज संभव है, एल्बेंडाज़ोल काफ़ी इफेक्टिव है अभी भी। सर माइग्रेन की हम बात कर लें, अभी आपने चर्चा भी की, तो माइग्रेन ये क्या होता है? कैसे इसका असर बहुत तेज हो जाता है? इसका लक्षण क्या होता है? और इसका दर्द इतना पीड़ादायक क्यों होता है? और अगर यदि पीड़ा ये लंबे समय तक चले, तो क्या इसका कुछ गहरा असर होता है? देखिए, सबसे पहले बता दूँ कि माइग्रेन जो है, हेडेक का सबसे कॉमन कारण माइग्रेन है। मतलब इसका सबसे कॉमन सिम्पटम लक्षण सिर में दर्द होना है। और ये बीमारी ऑलमोस्ट 75 टू 80% जो इसके पीड़ित होते हैं वो महिलाएँ होती हैं। मतलब मज़ाक अच्छा। में लोग बोलते हैं कि मतलब पुरुष उनको सिर का दर्द देते हैं तो उनको ज़्यादा होती है। लेकिन शायद इसका एक्चुअल कारण ये है कि इसका अंडरलाइंग बेसिस हार्मोनल बेसिस रहता है, क्योंकि जो माइग्रेन की बीमारी है औरतों में जब पीरियड स्टार्ट होते हैं उसके बाद ही शुरू होती है। और जब मेनोपॉज़ हो जाता है, जब जब मा मासिक बंद होती है, तो ये उसका प्रेवलेंस काफ़ी कम हो जाता है। तो 15 से 45 के बीच में काफ़ी ज़्यादा इसका प्रेवलेंस है। और जी। मेल्स में भी होता है, लेकिन जैसा मैंने बताया 20% मरीज़ ही मेल्स होते हैं। और उसका सबसे कॉमन सिम्पटम हेडेक होता है। हेडेक सिर के एक साइड में या पूरे सर में हो सकता है और 4 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए। किसी को अगर उससे कम हुआ तो माइग्रेन नहीं है। और मैक्सिमम 72 घंटे, तो 4 से 72 घंटे तक का दर्द होता है। और सिर के दर्द के साथ-साथ उल्टी का सिम्पटम होना या उल्टी जैसा लगना। और उस टाइम वो लाइट देखना पसंद नहीं करते, तो वो लाइट्स को ऑफ करके सोना चाहते हैं और कोई साउंड भी उनको अच्छा नहीं लगता, आवाज़ भी अच्छी नहीं लगती। तो ये सब सिम्पटम माइग्रेन के सिम्पटम्स हैं। आप कुछ पूछ रहे थे? तो सर अगर हुँ। माइग्रेन का दर्द शुरू हो जा रहा है, तो तत्काल ऐसा क्या करना चाहिए कि ये दर्द रुक जाए? और क्या माइग्रेन का कोई स्थायी इलाज भी है? देखिए, इसका मैं 3 पार्ट बोलूँगा। एक तो माइग्रेन का प्रिवेंशन, कि इसको हम कैसे रोक सकें। फिर अगर माइग्रेन का अटैक स्टार्ट हो जाए तो उसको कैसे ठीक करें, और फ्यूचर में अटैक ना हो उसके लिए क्या करें। तो सबसे पहले नॉन ड्रग थेरेपी, तो सबसे मैं देखता हूँ 3 चीज़ें। एक तो नींद, तो अगर हम 7 से 8 घंटे डेली नियमित रूप से सोएँ तो माइग्रेन का प्रेवलेंस कम हो जाता है। और आजकल नींद जो है इतना, मतलब बहुत कम लोग नॉर्मल नींद ले पा रहे हैं, क्योंकि आजकल हमारे पास इतने सारे गैजेट्स हैं, स्मार्टफ़ोन है, लैपटॉप है, टीवी है, जो जी, कि आज जी। से 3 साल पहले नहीं हुआ करता था। लोग अपना हुँ। जाड़े के दिनों में 9 बजे रज़ाई के अंदर घुस के सो रहे होते थे। अब 9 बजे नाइट लाइफ़ भी है, पार्टीज़ हैं, फंक्शंस हैं, तो आदमी अगर चाहे तो रात के 11-12 बजे तक तो आराम से जगता है। और ये बड़ों में नहीं, बच्चों में भी देखा जाता है। तो अगर नींद कम हो तो अगले दिन माइग्रेन का अटैक होना काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा फैक्टर आता है स्ट्रेस का। मैं बहुत कम लोगों से मिलता हूँ आजकल जो बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। उनका शुरुआती लाइन होता है कि मुझे स्ट्रेस तो है। तो ये बीमारी हुँ। स्ट्रेस से तो नहीं हो रहा है। मतलब लाइफ विद स्ट्रेस वो आज का नॉर्मल हो गया है। विदाउट स्ट्रेस लगता है कि ये बंदा नॉर्मल आदमी कैसे है? इसको स्ट्रेस कैसे नहीं है? क्यों नहीं है? ठीक है। तो अगर स्ट्रेस को कम किया जाए तो माइग्रेन का अटैक भी कम हो जाता है। और तीसरा, टाइम से खाना खाना। आदमी इतना मेहनत करता है, काम करता है क्यों? खाने के लिए। लेकिन आप पूछिए, जितने भी लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत हाई अचीवर्स हैं, वो टाइम पे लंच नहीं करते या टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं करते। तो अगर हम खाना में डिले करेंगे, फास्टिंग या डिलेड मील्स, तो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। तो समय से, वक़्त से खाना खा लेना, टाइम से सो जाना और स्ट्रेस को कम करना। ये मात्र 3 चीज़ फॉलो करने से ऑलमोस्ट 50% जो माइग्रेन के अटैक्स हैं वो कम हो जाएँगे। तो आपका जो सवाल था, अगर दर्द हो रहा है तो क्या करें? तो कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं, जैसे नेप्रोक्सेन है, रिजाट्रिप्टान है, तो आप डॉक्टर से मिलें, अच्छी दवाइयाँ हैं जिससे कि हम उसका रोकथाम कर सकते हैं। सर डॉक्टर राजेंद्र कुमार का एक सवाल फिर आ गया। वो ये कह रहे हैं कि सर अगर माइग्रेन हो रहा है और एक्यूट है, तो उसमें अगर हम कॉफ़ी लेते हैं, तो कॉफ़ी का रोल कितना होता है? कहीं वो हार्मफुल तो नहीं है या फ़ायदेमंद है? देखिए, इनका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि इन्होंने यूज़ किया है बेनिफिशियल है कि हार्मफुल है।
तो कोई भी अच्छा चीज़ भी अगर हम उसका अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें तो हार्मफुल हो जाता है। जैसे अब हमारे मतलब मिथोलॉजी में कहा गया है, अगर ज़्यादा अमृत भी पिएँगे तो अमृत विष बन जाता है। तो सेम चीज़ अप्लाई करता है कॉफ़ी पे। अगर आप स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कॉफ़ी जो हमारे कप्स होते हैं, जैसे अमेरिकन कॉफ़ी होते हैं स्टारबक्स वाले, बड़े-बड़े ग्लास में अगर आप ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन करेंगे तो उससे माइग्रेन बढ़ने का चांस रहता है। अगर आप छोटा अमाउंट कॉफ़ी का लेंगे तो उससे माइग्रेन के अटैक में मतलब उससे इलाज हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें कुछ दवाइयाँ भी थी पहले, जैसे कि वैसोग्रीन या फिर कुछ दवाइयों में एक्चुअली कैफ़ीन मिलाया रहता था। तो अगर आप कॉफ़ी का छोटा अमाउंट लेंगे तो अच्छा है, बट टू मच कॉफ़ी इज़ नॉट गुड, उससे माइग्रेन का अटैक बढ़ सकता है। सर, एक सवाल अशोक श्रीवास्तव पूछ रहे हैं कि मिप्रानित रोज लेते हैं तो क्या कोई नुकसान है? और सुबह 4 बजे से दर्द शुरू होता है, तो दवा होने से तो नहीं हो रहा है ये? देखिए, ये अशोक जी का मतलब बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और उनके सवाल में ही उत्तर छिपा हुआ है। तो माइग्रेनिल जो दवाई है, वो एक तरह का पेन किलर है और हम सब जानते हैं कि पेन किलर अच्छा नहीं माना जाता है, खासकर माइग्रेन में। तो इसके लिए माइग्रेनिल का या किसी भी पेन किलर का एक लिमिट होता है। एक दिन में मैक्सिमम 2 गोली ले सकते, सप्ताह में 4 ले सकते और महीने में 15, वो अपर लिमिट है। तो अगर जी। कोई अगर और माइग्रेनिल के अंदर भी एक अर्गोट रहता है और एक कॉफ़ी रहती है और एक और कंपाउंड रहता है। तो इसमें 3 दवाइयाँ मिलाया रहता है। तो इसका अपर लिमिट 4 ही है और किसी को अगर डेली दवा खाना पड़ रहा है, कोई अगर महीने में 15 से ज़्यादा ले, तो एनाल्जेसिक ही मतलब पेन देने का कारण बन जाती है। जो पेन किलर है, वो पेन गिवर बन जाती है। तो दैट इज़ कॉल्ड एनाल्जेसिक ओवर यूज़ हेडेक। तो अगर इनको सबसे फर्स्ट क्या करना हो, उसका जो इंटेक है डेली नहीं करना चाहिए। उसके लिए दूसरी दवाइयाँ हैं, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेडिकेशंस। तो अगर हम माइग्रेन किसी को अगर महीने में 3 या 4 से ज़्यादा बार अटैक्स आ रहे हैं हेडेक्स के, तो प्रिवेंटिव मेडिकेशन लेना चाहिए, जिसमें कि बीटा ब्लॉकर्स हैं, जैसे प्रोप्रानोलोल हैं या साइबेलिया फ्लोनाराज़ीन है, टोपिरामेट है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। डॉक्टर से मिलेंगे, जी। आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन स्टार्ट करेंगे उसके लिए। सर, थोड़ी-सी अब हम लोग याददाश्त की कमी के ऊपर भी आएँ, तो अल्जाइमर बड़ा कॉमन रोग है, खास तौर पर जैसे आदमी सीनियर सिटीज़न की तरफ होने बढ़ता है, वैसे ये देखा है कि और ज़्यादा उसको भूलने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो सर, और देखिए एक सवाल भी आ रहा है, लेकिन सवाल हम बाद में लेते हैं या पहले ले ही लेते हैं सर। वो ये कह रहे हैं हरीश श्रीवास्तव कि मेरी एज 65 साल है और दवा खाता हूँ, कुछ देर बाद याद नहीं रहता कि दवा खाई या नहीं खाई, याददाश्त नहीं रहती है, तो क्या किया जाए? तो सर, ये जवाब हम आपसे लेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा-सा हम ये भी आपसे जानना चाहें कि अल्जाइमर होता क्या है? और इसके कारण क्या होते हैं? उसके जोखिम कितने हो जाते हैं? देखिए, मतलब याददाश्त या मेमोरी हमारे ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। आदमी जो भी आदमी महान है या जो इंटेलिजेंट है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल मेमोरी का होता है। और आजकल जो जी। आप देखिएगा स्कूल का या कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम, कौन कितना रट्टा मार ले, कितना याद कर ले, उसी पे मतलब वाहवाही लौटाया जाता है और मार्क्स भी आते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि याददाश्त बहुत इम्पोर्टेंट है और मतलब बहुत सारी चीज़ में रोल होता है। लेकिन अब देखा जाए कि कितना मेमोरी नॉर्मल है, तो नॉर्मल एक वेरिएशन होता है। किसी की याददाश्त बहुत अच्छी होती है, किसी की एवरेज होती है। तो जो बेस्ट जो हम कंपैरिज़न करते हैं, अपने खुद से करना होता है। जैसे अगर किसी की मेमोरी बहुत अच्छी थी, 5 साल के बाद उसको लग रहा है कि कम हो गई। जैसे किसी को मतलब 10-10 फ़ोन नंबर याद रहते हैं। आजकल तो ख़ैर सब हमारे पास स्मार्टफ़ोन में पूरा सेव रहते हैं, नंबर याद करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो लेकिन किसी को अगर याद रहता था और अब याद नहीं रह रहा है, तो डेफ़िनिटली देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो किसी का भी अगर याददाश्त कम हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि वो चलो उसका एज हो गया 65, 65 कोई एज नहीं है आजकल। हमारे कंट्री में ऐसा देखा गया है कि जैसे ही किसी का एज 60 क्रॉस किया, बोलते हैं चलो थोड़ा बूढ़े हो गए, ओल्ड हो गए, वो भूल सकते हैं, लेट हिम फॉरगेट और उस पे ध्यान नहीं देते। लेकिन वो सही बात नहीं है। हमारी लाइफ़ अगर अच्छा लाइफ़ जिए तो 85, 90, 95 आराम से जा सकते हैं और अगर आपका ब्रेन अच्छा है, कोई बीमारी नहीं है, तो आप भूल मतलब देयर इज़ नो रीज़न व्हाई यू शुड फॉरगेट, मतलब भूलना कोई ऐसा आवश्यक नहीं है। तो अगर कोई भूलने लगा, तो ज़रूर कुछ न कुछ बीमारी है और उसका डायग्नोसिस करना चाहिए। और जैसा आपने बताया, तो भूलने के लिए बहुत सारे डिज़ीज़ जैसे कि आदमी का मेमोरी कम हो सकता है, उसमें सबसे कॉमन अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ है और उसमें क्या होता है कि जो ब्रेन का साइज़ है, वो श्रिंक होना स्टार्ट कर जाता है। जो ब्रेन के नर्व्स हैं, वो डेड होने स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेन श्रिंक करने लगता है और उसको बोलते हैं एक तरह का डिजेनरेटिव डिज़ीज़। उसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स भी हैं, लेकिन जैसे कि अगर हम ब्रेन को एक्टिव रखें, मैंने क्या देखा है कि लोग 60 वर्ष तक फुल्ली ऑक्यूपाइड रहते हैं, जॉब में लगे रहते हैं और जैसे ही वो रिटायर करके बैठते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। जो आदमी मतलब
10 घंटे बिजी रहता था, लोगों से मिलता था, जुलता था, काम करता था, उसके पास 10 फाइलें रहती थी, फाइल को साइन करना होता था। तो जितना ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं, उतना ब्रेन एक्टिव रहता है। जैसे ही वो रिटायर किए तो ब्रेन का फंक्शन खत्म, यूज़ नहीं, किसी से बात करना नहीं, सोशल लाइफ खत्म हो गई, तो फिर रैपिड डिक्लाइन होता है। तो सबसे पहले वो देखा हुआ मैंने। और दूसरा, अगर आप कुछ काम नहीं करें, अगर रिटायर कर भी गए ठीक अच्छी बात है, लेकिन कुछ हॉबीज़ ले लें आप, अपने दोस्तों से बात करें, अपने फैमिली मेंबर से बात करें, न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर क्रॉसवर्ड सॉल्व करें। जितना हम ब्रेन को यूज़ करेंगे उतना रिस्क कम हो जाता है अल्जाइमर डिजीज़ का। तो सर, मेमोरी लॉस का मतलब क्या अल्जाइमर होता है? नहीं, अल्जाइमर, क्योंकि जैसे मैंने बताया अभी कि सबसे कॉमन रीज़न अल्जाइमर है, लेकिन बहुत सारे दूसरे कारण भी होते हैं। और कुछ देर पहले मैंने बताया था कि विटामिन बी 2 की कमी से भी हो सकती है। किसी को अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी, हाइपोथायरायडिज्म जिसको बोलते हैं, अगर उसका इलाज सही तरीके से नहीं कराए तो भी हो सकती है। हेड इंजरी, अगर किसी को ब्रेन में चोट लग गई है और ब्रेन और हड्डी के बीच में, स्कल बोन के बीच में अगर ब्लड जमा हो जाए, बोलते हैं सबड्यूरल हेमेटोमा, उससे मेमोरी लॉस हो सकती है। किसी को ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए, जैसे हमने एक बात किया टेप वर्म इन्फेक्शन का या ब्रेन टीबी का, तो ब्रेन में इन्फेक्शन, उससे मेमोरी लॉस हो सकती है। किसी को ब्रेन स्ट्रोक का हमने जिक्र किया था, अगर मेमोरी के एरिया में स्ट्रोक हो जाए और ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो भी मेमोरी लॉस हो सकती है। और कभी-कभी क्या होता है, कुछ, अब जैसे कोई 70 साल का आदमी है और कोई 40 साल का आदमी है, तो डेफिनिटली जी। 70 साल में हमारा जो मेमोरी का शार्पनेस होगा वो थोड़ा कम होगा, लेकिन इतना कम नहीं होगा कि उससे आपका डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। तो अगर हमारी याददाश्त की कमी से हमारा डेली का जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो गया, जैसे आज मेरे पास 3-4 अपॉइंटमेंट थे और मैं उसमें से एक बहुत अपॉइंटमेंट भूल गया, तो डेफिनिटली वो कुछ प्रॉब्लम है उसमें। अगर मैं घर से निकला, मुझे 8 चीज़ें लेना है शॉप से, वहाँ जाते-जाते मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ें याद रहे, बाकी 6 भूल चुका हूँ। तो बीवी से तो डाँट पड़ेगी और साथ में आपको ये भी देखना है कि ब्रेन में कितना मेमोरी बचा हुआ है आपका, ठीक है? तो वो नॉर्मल नहीं है। या फिर आपको ट्रांज़ैक्शन करने हैं किसी को, जो आदमी, मतलब हमने कितने रुपए दिए, कितने वापस आने चाहिए, अगर किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है और जो कि आदमी बैंकर था या फिर फाइनेंस फील्ड में था, तो कुछ चीज़ें जो है कि बहुत ही, मतलब इट्स अ रेड फ्लैग कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। और कभी-कभार कुछ छोटे-मोटे, आप अगर किसी से आप 20 साल के बाद मिल रहे हैं, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो नॉर्मल हो सकता है। तो सर, क्या किया जाए कि, क्योंकि ये तो जो आप जो बता रहे हैं लक्षण, ये मैं देखता हूँ कि हम तो 60-65 की बात कर रहे थे, तो बहुत कम उम्र के लोगों को भी शुरू हो जाता है। तो क्या ऐसी सावधानी रखी जाए और कब क्या किया जाए, अपनी कोशिश की जाए कि ये बीमारी हमारे अंदर आने ही ना पाए? यस, यहाँ भी जैसे मैंने बताया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और इसका हमें शुरुआत प्रिवेंशन का 25-30 साल के एज से ही करना होगा। आज मैं देखता हूँ, जैसे मैंने बताया, सारे यंगस्टर्स का 4-5 घंटे ही सोते हैं, और गुड स्लीप इज़ द बेस्ट मेथड टू कीप द ब्रेन हेल्दी, तो 7 घंटे सोना चाहिए। स्ट्रेस फैक्टर, अगर किसी को स्ट्रेस थोड़ी देर के लिए है, जैसे कल अगर कोई एग्ज़ाम है, कल कोई इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है, आप उसके लिए स्ट्रेस ले रहे हैं 1 दिन के लिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर कोई क्रॉनिक स्ट्रेस ले, हर दिन स्ट्रेस में रहे और महीनों तक स्ट्रेस में रहे, तो उसका ब्रेन की मेमोरी पे बहुत बुरा असर पड़ता है और मेमोरी लॉस हो सकती है। और तीसरा, एक्सरसाइज़, जैसे मैंने बताया कि फिज़िकल एक्सरसाइज़, जैसे कि रनिंग है, जिमिंग है, साइक्लिंग है, स्विमिंग है, कोई भी एक एक्सरसाइज़ आप आधे घंटे नियमित रूप से करें सप्ताह में 5 या 6 दिन, तो उसका ब्रेन के ब्लड फ्लो पे भी अच्छा असर पड़ता है। और ब्रेन एक्सरसाइज़, जैसे बताया था कि ब्रेन को आप खाली मत रखें, चुपचाप बैठे रहें, तो नेगेटिव ख़्याल आते हैं। तो आप, अगर आपके पास कुछ काम नहीं है, तो आप कोई हॉबी ले लें, कुछ म्यूज़िक सीखना स्टार्ट कर दें, आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना स्टार्ट कर दें। मतलब जो स्किल आपने नहीं सीखा है, कोई एज लिमिट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप 60 के एज में कुछ नया काम नहीं कर सकते। आप एक वायलिन ले लीजिए या फिर तबला लेके तबला बजाइए, तो म्यूज़िक का भी ब्रेन पे अच्छा असर है, जिससे ब्रेन रिलैक्स होगा। आपको जो अच्छा लगता है कीजिए। तो ब्रेन को बिज़ी रखिए। कुछ आप, अगर आपने 30 साल कुछ काम किया है, उस एक्सपीरियंस को आप एक बुक के रूप में अगर आप लिख देंगे, तो उसमें आपका ब्रेन भी एंगेज रहेगा और दूसरे भी उससे लाभ उठा सकते हैं। तो ब्रेन एक्सरसाइज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ फूड आइटम्स होते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं, फिश हैं, जिनका कि नियमित रूप से सेवन करने से ब्रेन हेल्थ अच्छा रहता है। सर, एक चीज़ और बताइए, अक्सर योगा के जो लोग योगा जब कराते हैं या कहते हैं कि आप 15 मिनट, आधा घंटा अपने ब्रेन को एकदम शांत होके लेट जाइए, तो ये कितना रोल अदा करता है? उस समय तो हमारा ब्रेन शांत हो जाता है, हम एक्टिव तो होते नहीं, कुछ सोचेंगे नहीं। जी। देखिए, ब्रेन को शांत होना भी ज़रूरी है। जैसे कि हम बोलते हैं, मतलब अगर आपने बहुत यूज़ किया है, अगर आप मैराथन दौड़ते हैं या फिर 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो फिर मसल्स को रेस्ट भी चाहिए। वैसे ही अगर कोई ब्रेन, जैसे आजकल ब्रेन का काफ़ी ओवर यूज़ हो रहा है। आप सुबह से शाम तक 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे काम कर रहे हैं। तो अगर आपको
मतलब थोड़ा रेस्ट मिल जाए ब्रेन को, तो फिर उसको बोलते हैं फिर से रिचार्ज करना, रिचार्ज द बैटरीज। तो शायद वो कोई अगर खुद से रेस्ट नहीं ले पा रहा हो, तो शायद योग के द्वारा उसको मिल जाती है, तो अच्छा है किसी तरीके से, या मेडिटेशन से मिल जाती है। तो ब्रेन को शांति चाहिए, रेस्ट चाहिए। सर कोई ऐसा टेस्ट भी आता है कि ब्लड टेस्ट हम करा लें, हमें पता चल जाए कि कुछ प्रॉब्लम है? देखिए न्यूरोलॉजी में ज़्यादा टेस्ट हैं नहीं, मतलब ये सिर्फ क्लिनिकल सिम्पटम्स से ही हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। और जी। अल्जाइमर्स के लिए अगर किसी को ऐसा डाउट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो आप न्यूरोसाइकोलॉजी से मिलेंगे, तो फिर आपका मेमोरी, लैंग्वेज, कैलकुलेशन, डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन फंक्शंस का हम टेस्ट कर सकते हैं इंटरव्यू के द्वारा, और उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और किसी को अगर एडवांस टेस्टिंग कराना है, तो वी हैव समथिंग कॉल्ड पेट स्कैनिंग, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, जो कि ब्रेन फंक्शन को चेक करता है। जैसे एमआरआई हम कराएँगे तो उसमें ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखता है, और पेट स्कैनिंग में ब्रेन का फंक्शन देख सकते हैं। तो उसमें अल्जाइमर्स का स्पेसिफिक डायग्नोसिस कर सकते हैं पेट स्कैन के द्वारा। तो सर सिलेक्टेड सबको करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको हमें डाउट है उसका ही कराना चाहिए। सर एक सवाल और, अल्जाइमर और डिमेंशिया, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? डिमेंशिया मतलब एक ब्रॉड कैटेगरी है, जिसमें कि मरीजों को मेमोरी लॉस या ब्रेन के दूसरे फंक्शंस का लॉस होता है, और उसमें सबसे कॉमन कॉज़ ऑफ डिमेंशिया अल्जाइमर्स डिजीज़ है। अच्छा, जी। सर थोड़ी-सी हम लोग बात करें, अक्सर देखा जाता है कि कभी हम जाते रहते हैं, सड़क पे कोई आदमी पड़ा है और उसके मुँह से झाग निकल रहा है, उसके हाथ-पैर कँपकँपा रहे हैं, तो जिसे हम लोग सामान्य भाषा में मिर्गी भी कहते हैं। तो सर मिर्गी रोगी जो होता है, वो कैसे उसको रोग ये पकड़ लेता है? और क्या कारण है कि नर्वस सिस्टम हमारा उससे और प्रभावित हो जाता है? और क्या इससे डेथ भी हो सकती है? देखिए, मिर्गी भी बहुत ही अनफॉर्चुनेटली एक कॉमन बीमारी हो गई है। तो उसमें जैसा आपने बताया, सबसे कॉमन जो मिर्गी हम देखते हैं, उसमें हाथ-पैर के ऐसे झटके आना, और उसके बाद जी। मरीज़ 4-5 मिनट के लिए बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस रहता है। उस टाइम मुँह से झाग आ जाता है, जीभ कट सकता है, और फिर बिना कंट्रोल के कपड़े में पेशाब या पैखाना हो सकता है, और फिर 5-10 मिनट के बाद मरीज़ अपने आप होश में आ जाता है। तो ये मिर्गी जो है, हमारे समाज में कुछ भ्रांतियाँ हैं, जैसे कि कोई पागल हो गया है, या किसी के ब्रेन के अंदर कोई भूत या पिशाच घुस गया है, तो उससे ऐसा हो रहा है, वो नहीं है। हुँ। ये मिर्गी एक ब्रेन की बीमारी है, जिससे कि मिर्गी होता है। उसका उसको हम 2-3 ग्रुप में बाँट सकते हैं। एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं फ़ेमिलियल, खानदानी। किसी के पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को मिर्गी की बीमारी है, तो वो मिर्गी का जीन जो है बच्चों में आ सकता है, और उनको भी मिर्गी हो सकती है। उसको बोलते हैं फ़ेमिलियल एपिलेप्सी, और या जी। मिर्गी। दूसरा हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी एपिलेप्सी, जिसमें कि ब्रेन के अंदर कुछ बीमारियाँ रहेंगी। जैसे हमने एक बताया टेपवर्म इन्फेक्शन, अ, अगर इन्फेक्शन हो गया कीड़ा ब्रेन में, उससे हो सकता है, ब्रेन टीबी से हो सकता है, ब्रेन फीवर से हो सकता है, या फिर ब्रेन स्ट्रोक से, ब्रेन ट्यूमर से। तो डिफरेंट डिफरेंट, या फिर एक्सीडेंट के बाद जो ब्रेन को चोट लगती है, उससे भी हो सकता है। तो फिर ये उसको बोलते हैं सेकेंडरी एपिलेप्सी या मिर्गी। तो मिर्गी का भी सबसे इम्पोर्टेंट है सस्पिशन। अगर हमें कोई ऐसा सिम्पटम बताए कि किसी को ऐसे-ऐसे हुआ, तो फिर हम मिर्गी को सस्पेक्ट करते हैं। फिर उसको कन्फर्मेशन करने के लिए आजकल तो हर आदमी का स्मार्टफ़ोन होती है, अगर हम उस अटैक का एक वीडियो बना लें और डॉक्टर को दिखाएँ, तो क हमें काफ़ी सहूलियत होती है डायग्नोसिस करने में। और अगर हमें पता करना होता है कि ब्रेन के अंदर कुछ डिज़ीज़ है कि नहीं, तो फिर ब्रेन स्कैनिंग करके, फिर एक और टेस्ट बोलते हैं ईईजी करके, उससे उसको कन्फर्म कर सकते हैं। और सो जनरली क्या होता है, लेकिन ईईजी ऐसा नहीं कि अगर ईईजी नॉर्मल आ जाए तो मिर्गी नहीं होती। तो जो होता है, मिर्गी भी क्लिनिकल डायग्नोसिस है। अगर किसी को हम ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन दें, तो मिर्गी होती है। और इसके लिए एक ही तरीका है कि हम दवाई स्टार्ट करें टाइम से। और जी। जनरली मिर्गी की दवाइयाँ थोड़ा लंबी चलती हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे तो बस 5-6 महीने से कोई मिर्गी का दौरा आया नहीं, तो आप क्यों दवा खिला रहे हैं? तो ये है कि अगर एक मिर्गी के दौरे के दौरान ही, मतलब काफ़ी भयंकर चोट लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। कोई अगर स्विमिंग पूल में है, वो डूब सकता है। जो गृहिणियाँ खाना बना रही हैं किचन में, वो जल सकती हैं। तो हमें, मतलब जैसा आपने बताया, किसी का डेथ हो सकता है कि नहीं, तो मिर्गी से किसी का डेथ बहुत रेयर है। लेकिन अगर उस दौरान उसे चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी चलाते वक़्त एक्सीडेंट हो जाए, या पूल में अगर वो स्विमिंग करते वक़्त उसको अटैक आ जाए, तो फिर उसका एक्सीडेंट से डेथ हो सकता है, वो बहुत रेयर है। और अगर हम नियमित रूप से इसका इलाज कराएँ, दवा खाएँ, जिसको बोलते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, मिर्गी से रोकथाम के लिए दवाइयाँ, जो कि जनरली 3 साल तक चलाई जाती है, तो फिर मिर्गी को हम रोक सकते हैं, और फिर इससे जो अटैक्स, जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, उसको भी रोक सकते हैं। सर मिर्गी की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल और हमारे पास आ रहा है। ये द्विवेदी जी हैं, ये पूछ रही हैं कि सर अगर किसी पेशेंट की रिपोर्ट में फाइनल डायग्नोसिस
left MCA territory. In fact, and रचिके ट्रांसफॉर्मेशन आया हो तो इसका क्या मतलब है और इसे कैसे क्योर कर सकते हैं? देखिए, जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ब्रेन स्ट्रोक 2 टाइप के होते हैं, एक ब्रेन हेमरेज और दूसरा इस्केमिक स्ट्रोक। तो इस मरीज को ब्रेन के लेफ्ट हिस्से में खून का सप्लाई बंद हो गया, तो सबसे उसको बोलते हैं लेफ्ट एमसीए टेरिटरी इन्फार्क्ट। एमसीए जो है, जो खून की नली जो ब्लड सप्लाई करती है, मिडल सेरेब्रल आर्टरी उसका शॉर्ट फॉर्म है। और अगर उसे सही टाइम पे इलाज मिल गया होता, जो कि शुरू के 4 घंटे में अगर हम क्लॉट बस्टर थेरेपी उसको दे दिए होते, तो मरीज जी ऑलमोस्ट 3 महीने में बहुत हद तक ठीक हो जाता। लेकिन शायद वहाँ उनको वो सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई, तो 3-4 दिनों के बाद उसी इन्फार्क्ट में थोड़ा-सा ब्लीडिंग हो जाता है, जिसको बोलते हैं हेमोरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर चूँकि ब्रेन के लेफ्ट साइड में हमारा बोलने का एरिया होता है, तो इस मरीज को आवाज़ बोलने में तकलीफ होती होगी, बोल नहीं पाता होगा। और जो जी लेफ्ट साइड का ब्रेन है हमारा, राइट हैंड, राइट लेग को कंट्रोल करता है। इस मरीज को दाहिना हाथ और दाहिना पैर में भी कमजोरी होगा। और इस स्टेज में उन्होंने पूछा क्योर क्योर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार जो ब्रेन डैमेज हो गया वो पूरा रिकवर नहीं करता। लेकिन कुछ हद तक रिकवरी हम पा सकते हैं फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी से। इसमें कोई दवाई का उतना रोल नहीं रहता। दवा हम सिर्फ दे सकते हैं जिससे कि दोबारा ब्रेन स्ट्रोक ना हो। उस पे एस्पिरिन या स्टैटिन्स, और जनरली इनको बीपी शुगर की बीमारी भी होगी, तो बीपी और शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा। सर, हम लोग मिर्गी की बात कर रहे थे, तो एक बड़ी सी और एक साधारण दवा जो अक्सर हम देखते हैं लोग करते हैं, किसी को मिर्गी आती है तो तुरंत लोग जूता निकाल के सुंघाने लग जाते हैं। तो सर ये इतना क्या वास्तव में इसका असर होता है क्या? क्योंकि इसके बाद मरीज शांत भी हो जाता है, ये भी देखा जाता है। तो सर थोड़ा इसके बारे में बताइए और ये भी बताइए कि मिर्गी अगर आ गई है तो तत्काल कैसे शांत कराएं? देखिए, मिर्गी में जैसा मैंने बताया कि आप कुछ करें या ना करें, वो 3-4 मिनट तक बॉडी शेक करेगी, उसके बाद 3-4 मिनट के बाद मरीज होश में आ जाएगा। तो आपके पास 8 मिनट का टाइम रहता है। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट अप्रूव करना चाहें, तो उसमें आप कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे करेले की सब्जी भी सुंघा देंगे उसको, तो 8 मिनट में ठीक हो जाएगा। अगर आप उसको जी, एक सेब भी दिखाएँगे, तो भी वो ठीक हो जाएगा। तो वो जो ठीक हो रहा है, वो ब्रेन ऑटोमैटिक रिकवर करता है 8 मिनट के अंदर, तो ठीक हो जाता है। ये मोजे का गन से या फिर चाबी से, या बहुत लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। तो उसमें अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। उस वक़्त दौरान मरीज़ अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो हमें क्या करना है कि उसे एक साइड में टर्न कर लें। क्योंकि अगर वो सीधा लेटा रहेगा, तो जवान कटने से या जो फ्रॉथिंग झाग निकल रहा है, वो झाग से साँस की नली ब्लॉक हो सकती है और फिर उसका कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो उसे अगर आप साइड में कर देंगे, तो झाग और सलाइवा वगैरह लार मुँह से बाहर निकल जाएँगे। और फिर उस दौरान उसे चोट नहीं लगना चाहिए, तो उसे आप नीचे ज़मीन पे लिटा दें। उसे उठाने की कोशिश करेंगे तो फिर शायद वो गिर सकता है, चोट लग सकती है। और 5 मिनट का बात है, उसको साइड में टर्न कर दें। फिर तीसरा हम क्या करते हैं गलती कि अगर कोई बेहोश हो गया है, तो उसका मुँह खोल के उसके अंदर गिलास से पानी डालते हैं और सोचते हैं कि पानी से वो होश में आ जाएगा। लेकिन देखिए, जी, अगर पानी हम डालेंगे तो मुँह से पेट में जाने में और ब्रेन तक पहुँचने में उसको आधे घंटे का टाइम लगता है, और मरीज़ तो 10 मिनट के अंदर ही कॉन्शियस हो जाता है। तो बेहोश आदमी के मुँह में पानी या जूस कुछ नहीं डालना है, क्योंकि अगर हम डालेंगे तो गलती से वो यहाँ पे 2 नली, एक तो होती है इसोफेगस फूड पाइप और दूसरा विंड पाइप। तो बाय मिस्टेक वो खाना या पानी लंग्स में जा सकता है, जिससे कि निमोनिया हो सकती है। तो आप बेहोश आदमी को, व्यक्ति को आप कोई पानी ना पिलाएँ। जब होश में आ जाए तब आप पानी दे सकते हैं। तो ये 3 चीज़ हमें करना पड़ेगा। और जिसको मतलब जो मरीज़ एपिलेप्सी का मरीज़ घोषित हो चुका है, तो हमारे पास एक स्प्रे होती है, मिडाज़ोलम नेज़ल स्प्रे। तो आप उसको अपने पास रखिए, उसे आप नाक में एक स्प्रे डालिए, तो फिर अटैक फिर रुक सकता है। सर बच्चों में होने वाली मिर्गी जो अक्सर जब नवजात शिशु होता है या थोड़ा और बच्चे बड़े होते हैं, तो उनमें भी देखा जाता है कि मिर्गी आ जाती है। तो अगर मान लीजिए 1-2 बार झटका आया या कई बार आया, तो कितनी बार झटका आने के बाद आप ये कहते हैं कि इसको मिर्गी हो गई है या कोई और कारण रहा होगा? और इसका क्या बच्चों में स्थायी इलाज संभव होता है? देखिए, इसको 2 पार्ट में लेता हूँ। एक तो नवजात शिशु में अगर हम देखें मिर्गी के दौरे, तो जनरली वहाँ पे कुछ कॉज़ होते हैं। जैसे अगर शुगर लो हो गया, कैल्शियम ब्लड में लो हो गया, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया ब्रेन में, तो उससे मिर्गी ज़्यादा होता है। और जनरली अगर उसे हम करेक्ट कर दें, तो फिर लॉन्ग टर्म मिर्गी का बीमारी नहीं होता है बच्चों में। दूसरा जो आपका सवाल था कि कितने दौरे होने चाहिए जिससे कि मिर्गी बोल सकते हैं, तो किसी को अगर एक ही बार मिर्गी का दौरा पड़े तो उसे एपिलेप्सी का पेशेंट हम घोषित नहीं करते। एपिलेप्सी या मिर्गी बोलने के लिए कम से कम 2 बार अटैक आने ज़रूरी है। तो एक बार अटैक आया तो उसमें 50% लोगों को दोबारा अटैक नहीं आते। तो इसीलिए अगर 2 बार आ गए तब उसको मिर्गी की बीमारी बोल सकते हैं।
एक सर अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। जी, सर किसी बच्चे को अगर मिर्गी का लक्षण पहले आया हो और उपचार के बाद वो ठीक हो गया हो, तो क्या इन फ्यूचर उसके मस्तिष्क पे किसी तरह का असर होता है? अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है ब्रेन का काम, तो क्या वहाँ कुछ ऐसी संभावना रहती है कि कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जिस जिस बच्चे को या किसी को भी मिर्गी है, उसका ब्रेन जी, किसी और बच्चे की तुलना में कमज़ोर या खराब नहीं है। तो एनी चाइल्ड विथ एपिलेप्सी उसको उतना ही एबिलिटी है जितना कि किसी बच्चे को मिर्गी नहीं है और दोनों की एबिलिटियों को फ़र्क नहीं होता। और मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे जिनको मिर्गी है वो अपने क्लास के टॉपर्स रहे हैं और आगे जाके बहुत बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे काम भी उन्होंने किया है। तो सारा पढ़ाई, सारा जॉब, हर चीज़ वो नॉर्मली कर सकते हैं। अगर किसी का मिर्गी अनकंट्रोल्ड है, जो कि दवा देने से भी कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है और हर महीने में 2-3 बार अटैक्स आ जा रहे हैं, तब कुछ बच्चों को उनमें पढ़ाई में या लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। लेकिन एज़ ए रूल 99% बच्चों में मैं देखता हूँ कि उनकी पढ़ाई या इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं रहती है। सर एक डॉक्टर साहब का और सवाल आ रहा है कि सर डज टेलीविजन व्यूइंग इंड्यूस एक्यूट एपिलेप्टिक अटैक इन एपिलेप्टिक पेशेंट्स? मतलब इनका सीधा-सा क्वेश्चन है कि अगर हम टीवी देख रहे हैं तो उससे मिर्गी का दौरा पड़ सकता है कि नहीं? और ये जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप गूगल सर्च में जाके आप टाइप करेंगे, एक बहुत फ़ेमस कार्टून हुआ करता था, पोकेमॉन कार्टून। तो एक बार 1990s में शाम के 6 बजे जापान में वो पोकेमॉन कार्टून का प्रोग्राम चल रहा था टीवी में और लगभग 800-900 बच्चों को एक साथ ही 6 से 7 बजे के बीच में 1 घंटे के अंदर पूरे जापान के देश में बहुत सारे बच्चों को एक साथ मिर्गी का दौरा पड़ा था। तो इसमें क्या होता है अगर कुछ ऐसा प्रोग्राम चल रहा हो टीवी पे जिसमें कि अचानक फ्लैशेस ऑफ लाइट जैसे लाइट जला रहे हों, बुझा रहे हों और तो उस या फिर कुछ ऐसा सीन्स दिखा रहे हो जिससे कि ब्रेन पे असर पड़ सकता है, तो उससे ऐसा आ सकता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल टीवी वॉचिंग की बात करेंगे, तो उससे मिर्गी का अटैक नहीं आता है। अगर आप बहुत लगातार बहुत लंबे समय तक वॉच करते हैं तो शायद आ सकता है, लेकिन नॉर्मल आधा घंटा, 1 घंटा अगर कोई टीवी देख ले, तो उससे मिर्गी का दौरा नहीं आता। लेकिन वो पोकेमॉन कार्टून इंड्यूस्ड एपिलेप्सी बहुत कॉमन है और उसमें शायद मतलब लाइट्स का जो फ्लक्चुएशंस बहुत तेज़ हो रहा था, उससे बच्चों बच्चों के ब्रेन पे मिर्गी का अटैक आया था। सर एक सवाल थोड़ा-सा और अलग हटके मैं आपसे ले रहा हूँ। वो ये है कि जब रात में लोग सोते हैं, अमूमन कई लोगों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है, तो उनके पैरों में नीचे जो नसें हैं वो सिकुड़ करके और इतनी सिकुड़ती हैं कि पत्थर जैसी हो जाती हैं। और फिर आदमी तुरंत बहुत तेज़ी से उठ जाता है, उठने के बाद उसको सीधा करेगा, फिर अगले दिन उसको दर्द लगातार बना रहेगा। तो सर ये किस कमी से होता है? क्या कोई विटामिन ऐसी है जो कम हो जाता है या कोई और कारण होता है या कोई गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये गंभीर बीमारी का संकेत नहीं है, जिसको आप बोल रहे हैं मतलब पैर टाइट हो जाता है, वो उसको बोलते हैं हम लोग क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प्स, सीवियर क्रैम्प्स रहते हैं। और जनरली हम लोग देखते हैं कि कैल्शियम की कमी से ऐसा होता है। तो एक तो कैल्शियम का टेस्ट करा के और कैल्शियम का टैबलेट खा सकते हैं, नहीं तो फिर अगर मिल्क मिल्क प्रोडक्ट का दूध का सेवन करें, उससे भी ये ठीक हो सकता है। और दूसरा नींद के दौरान एक और होता है जिसको बोलते हैं पीरियोडिक लेग मूवमेंट्स। तो उसमें हाथ या पैर का मूवमेंट्स मतलब इधर कुछ लोगों को हैबिट होती है पैर इधर करने का, पैर उधर करने का, तो वो नॉर्मल नहीं है। अगर उससे परेशानी हो रही है, उसका अगर नींद टूट जा रहा है या फिर या उसके साथ कोई उसका पार्टनर स्पाउस सो रहा है, उसको परेशानी हो रही है, तो हमारे पास दवाइयाँ हैं जिससे कि वो पीरियोडिक लेग मूवमेंट्स को कम कर सकें। तो सर किस तरह का उसका उपचार ट्रीटमेंट लेना चाहिए? बहुत सिंपल मेडिसिन्स होते हैं जैसे वी हैव मेडिसिन्स जैसे उसको बोलते हैं रोपिनेरोल या प्रामापेक्सोल। तो अगर उसको हम एक बार स्लीप स्टडी करके कंफर्म कर लेते हैं कि वही पीरियोडिक लेग मूवमेंट्स हैं कि नहीं और और उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। कभी-कभार एक और बीमारी जिसको बोलते हैं एक सिंगल अटैक मतलब मायोक्रोनिक जर्क्स अचानक अगर हमें नींद आ रही है तो आप देखेंगे अचानक ऐसे सिर ऐसे होगा या फिर हाथ ऐसे होगा, वो नॉर्मल है, वो बीमारी नहीं है। लेकिन किसी को अगर इतना बहुत ज़्यादा सीवियर हो, इतना सीवियर कि वो बेड से नीचे गिर जाए, तो फिर उसके लिए भी हम दवाइयाँ दे के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर जब ये नसें सिकुड़ती हैं, तो फिर अगले दिन तक इसका पेन क्यों इतना तेज रहता है? देखिए, अगर मसल्स को पूरा ट्विस्ट करके क्रैम्प कर दिया जाए क्रैम्प्स के रूप में, तो फिर उसका इफ़ेक्ट अगले दिन तक रहता है क्योंकि वो मसल्स में कुछ केमिकल चेंजेज़ रहते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड बनना हुआ या कुछ केमिकल्स बनते हैं जिससे कि वो पेन रहता है और फिर अच्छा, ठीक हो अच्छा। जाता है। हुँ। सर एक सवाल, आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं और इतने जाने-माने हैं, तो एक सवाल सर थोड़ा-सा बड़ा अलग हटके मैं जानना चाहता था कि जब नर्वस सिस्टम के आप विशेषज्ञ हैं, तो क्या कोई ऐसा शोध
आपने किया होगा या देखा होगा, जब आदमी की मौत होती है तो उसके दिमाग में किस तरह का फंक्शन होता है, किस तरह की प्रक्रिया चलती है? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है और मेरे पास ऑलमोस्ट 8-10 मरीज़ ऐसे हैं, जो कि ऑलमोस्ट मतलब वो मर चुके थे और जिसको जी, बोलते हैं ब्रेन डेड का सिचुएशन था, ऑलमोस्ट नियरिंग ब्रेन डेथ और फिर वहाँ से वो वापस लौट के वो फिर आए और आज मतलब ओपीडी में हमसे मिलते भी हैं। तो ये जी, काफ़ी रियल एक्सपीरियंस है मतलब जिसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, ठीक है? नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो उसमें हर मरीज़ का एक अलग अनुभव होता है, तो एक मैं जो बहुत इंटरेस्टिंग अनुभव था उसको बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि मतलब जब मेरी मौत आ रही थी मतलब ऑलमोस्ट डीप कोमा के स्टेज में थे, तो फिर उन्हें लगा कि वो मतलब अपने बेड से काफ़ी ऊपर उठ रहे हैं और दूसरी दुनिया में चले गए हैं, काफ़ी मन हल्का हो गया है और जी, उस तरह का अनुभव उनको हुआ फिर जब वहाँ से लौट के तो उनके लिए वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, वो मतलब ही लाइक्स दैट एक्सपीरियंस और बार-बार उसको वो रिपीट करते हैं कि मतलब मुझे ऐसा अनुभव हुआ और मतलब हम और क्लिनिकली जो हम लोग डॉक्टर्स थे, मतलब ऑलमोस्ट 99% ब्रेन उनका मर गया था। मतलब हम लोग फैमिली को बोले देखिए अब चांसेस तो नहीं है, अब कुछ पल के मेहमान हैं, अब घड़ी देखना है या फिर सबको इन्फॉर्म करिए क्या करना है, कैसे करना है। तो उस जी, स्टेज से वो लौट कर के आए थे। फिर दूसरा मरीज़ मेरा था जिसको कि बोलते हैं ब्रेन स्टेम स्ट्रोक और हमारा जो सारा होश रहता है या फिर हार्ट कंट्रोल या ब्रीथिंग कंट्रोल सब ब्रेन स्टेम से ही होता है, जिसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसको उस एरिया का स्ट्रोक था, बड़ा मेजर स्ट्रोक था। वो खुद मतलब मेडिकल फील्ड का आदमी था, उसे मेडिसिन का नॉलेज था। जी, तो तो स्टार्टिंग के स्टेज में वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस था। उसके बाद उसको कॉन्शियसनेस आया लेकिन उसको बोलते हैं लॉक्ड इन स्टेट। तो पूरे बॉडी उसका पैरालाइज़ था, सिर्फ़ आँख का मूवमेंट ऊपर-नीचे वो कर सकता था, लेकिन बॉडी में और कहीं मूवमेंट नहीं थी। तो उसने भी पूरा एक्सपीरियंस लिखा मतलब कि मैं हर चीज़ सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकता और वो बहुत ही असहाय और दयनीय स्थिति होती है। अगर आप हर चीज़ समझ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं मतलब लेकिन बॉडी को आप हिला नहीं सकते। जैसे किसी का सिक्रेशन रहता है तो हम पाइप डाल के वो सिक्रेशन निकालते हैं यहाँ से, थ्रोट से। वो बोला कि उसको वो जो आप पाइप डालते हैं रबर की पाइप, प्लास्टिक की पाइप रहती है, इट फील्स लाइक हॉट आयरन रॉड, इतना उसका पेन होता है। लेकिन अब नर्सेज़ को तो ऐसे डाल के निकालना है क्योंकि सिक्रेशन जमा हो रहा है, साँस रुक सकती है। तो उसने हर चीज़ का अच्छा एक्सपीरियंस किया था और काफ़ी कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी थे, कुछ बुरे एक्सपीरियंस भी थे। तो लेकिन ये रियल है, नियर डेथ एक्सपीरियंस इज़ रियल एक्सपीरियंस और वहाँ से काफ़ी लोग लौट के आते हैं और दे रिमेंबर ऑल दीज़ थिंग्स मतलब जो उनका मेमोरी एरिया है वो काम कर रहा होता है, तभी उनको ये पूरा याददाश्त है और फिर आके वो पूरा रिपीट करते हैं हमारे सामने कहानी। सर, आप कहते हैं कि जब शारीरिक व्यायाम हम करें, शारीरिक परिश्रम करें, तो क्या कुछ इस तरह की रासायनिक क्रिया होती है ब्रेन के अंदर, जिससे उसको सशक्त होता है, मजबूती मिलती है? देखिए मतलब जितना हम एक्सरसाइज़ करेंगे बॉडी का या फिर ब्रेन का, वो लाभदायक होता है। तो किसी भी तरह का एक्सरसाइज़ हम कर लें, जैसा मैंने बताया अगर वो किसी को वॉकिंग करना पसंद है, जॉगिंग पसंद है, स्विमिंग है, साइक्लिंग है, तो उससे पूरे बॉडी का ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है और ब्रेन का भी इम्प्रूव करता है। और फिर ब्रेन एक्सरसाइज़ जैसे मैंने बताया अगर किसी कोई भी कुछ करे, क्रॉसवर्ड सॉल्व करे, सुडोकू सॉल्व करे, कुछ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देके सॉल्व करे, तो जितना हम ब्रेन को एंगेज रखेंगे पॉजिटिव चीज़ों में, उतना अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है ब्रेन ब्रेन फंक्शंस पे। सर, आपने इतनी बढ़िया-बढ़िया जानकारी दी कि जाने का समय तो लगभग होने को है, लेकिन मन नहीं मान रहा है। लेकिन फिर भी सर, समय की सीमा के कारण अब हमें कार्यक्रम को समाप्त करना पड़ेगा। आपने हमारे लिए अपना इतना बेशकीमती समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अगले रविवार तक के लिए ओम दत्त को दीजिए अनुमति। नमस्कार।